नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था रीड साइकोलॉजी का सिलेबस और हमारा टॉपिक चल रहा था समायोजन। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक और उपायों के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीड का सिलेबस हमने शुरू किया है साइकोलॉजी का और पूरा सिलेबस अपने करने वाले हैं। 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी यूनिट के भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 1 से 2 क्लासें में भी और हो जाएंगी। अभी जितना छोटा समझा था उतना छोटा है नहीं ये, या यूँ समझिएगा कि हमने इसमें पूरा कंटेंट डालने की कोशिश की और कोशिश की है कि इसके बाद में कुछ और न पढ़ना पड़े, इसलिए 1-2 क्लासेज आपकी ज़्यादा हो गई। लेकिन विश्वास रखिए, ये जो आपको करवाया जा रहा है ये कंप्लीट कंटेंट है, कुछ और आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएं आप खाली वही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को अपने मानसिक रोग या तनाव के कारक भी कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें एक तो आता है तनाव, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। एक आती है कुंठा, एक आता है हमारे पास में संघर्ष या द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक हमारे पास में आती है दुश्चिंता और एक आता है हमारे पास में दबाव। इन सभी के विषय में हमें देखिए डिस्कस करना होता है। तनाव पढ़ चुके हैं, कुंठा पढ़ चुके हैं और संघर्ष पढ़ चुके हैं। पहले हम दबाव और दुश्चिंता के विषय में बात करेंगे और फिर इनको दूर करने के उपायों के विषय में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को हम करेंगे और समझेंगे। यहाँ अभी हम बात कर लेते हैं दुश्चिंता के विषय में। दुश्चिंता एंजाइटी जो अपनी होती है उसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा, नाम इसका दुश्चिंता जरूर है। अमूमन जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन में, जब भी मेरा ये क्वेश्चन होता है दुश्चिंता किसे कहते हैं, तो लगभग जवाब यही सुनने को मिलता है। अगर किसी का नहीं पढ़ा है तो यानी बुरी चिंता। तो यहाँ देखिएगा, दुश्चिंता यानी वो बुरी वाली चिंता नहीं है, चिंता बुरी ही होती है। चिंतन अच्छा होता है, चिंता के अंदर हल नहीं निकलता। चिंता से जब चिंतन की ओर जाते हैं तो हम दोनों आते समस्या में ही है, लेकिन चिंतन में हम समस्याओं के हल की तरफ चलते हैं। चिंतन पॉजिटिव है, लेकिन चिंता में तो हम उलझ करके एक मानसिक तनाव में आते हैं जिसे चिंता कहते हैं। ये दुश्चिंता वो दुश्चिंता नहीं है बिल्कुल भी। इस दुश्चिंता का जो तात्पर्य हम लेते हैं वो अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। ये हमारी एक भय और आशंका की स्थिति अपने मानते हैं। जिस प्रकार से भी इसको समझा जा सकता है सभी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। जब व्यक्ति उपयुक्त अहम रक्षात्मक युक्ति को अपनाने में असफल हो जाता है तो दुश्चिंता उत्पन्न होती है। सामान्यतः ये कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई रक्षात्मक युक्ति अपना रहा है, यानी जो अपने अप्रत्यक्ष उपाय हैं असमायोजन को दूर करने के, उनको अपना रहा है और उसको अपनाने में वो असफल हो जाता है, तो उसमें दुश्चिंता उत्पन्न होती है। ये चेतन और अचेतन मन के मध्य संघर्ष की एक स्थिति है। इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है फ्रॉइड ने, और हम फ्रॉइड वाले को ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और फ्रॉइड को ही लेकर के चलते हैं। फ्रॉइड जैसा कहते हैं उसको हम समझें कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मान लीजिएगा किसी को सिंगर बनने की इच्छा थी, लेकिन वो सिंगर नहीं बन पाता है और वो बन जाता है डॉक्टर। डॉक्टर बना, डॉक्टर अच्छी जॉब है, वो अच्छा अपने आनंद से कार्य कर रहा है, चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय आता है जब उसका जीवन बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, सब चीजें सही है, अब उसके अंदर जो उसकी दमित इच्छा है ना, यहाँ देखिएगा फ्रॉइड भी दमित इच्छा की ही बात करते हैं, जो अचेतन मन में स्टोर हो गया। वो डॉक्टरी का काम कर रहा है, आराम से उसका काम चल रहा है, वो सिंगर वाली जो इच्छा थी उसकी अचेतन मन में कहीं जा करके दब गई है। लेकिन अब वो क्या है, वेल सेटल्ड हो गया, सब चीजें सही हो गई, तो रह करके उसको बार बार वो सिंगिंग वाली चीजें याद आनी शुरू हो जाती है। और जब याद आती है तो उसे लगता है कि उसे तो सिंगर बनना था, ये तो कहाँ डॉक्टर में अटक गया है। और वो जो डॉक्टर का काम है वो फिर अच्छे से नहीं कर पाता। वहां पर उसके अंदर एक तनाव और जो कंडीशन उभर के करके आती है, उसे अपने एंग्जाइटी या फिर दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। तो ये वाकई में हम इसको इसी तरह से समझेंगे। ठीक है, वे कुछ देर तो सही रहेगा, लेकिन बार बार देखिएगा, मान लीजिएगा किसी की आरएएस बनने की इच्छा थी, कोई स्टूडेंट था, बहुत अच्छी तैयारी थी, आरएएस बनना चाहता था तो मतलब वो अपने आप को मानता था कि मैं आरएएस को ही डिजर्व करता हूँ।
मेरी जो क्षमता है, मेरी जो योग्यताएं हैं, भगवान ने मुझे इसी तरह से बना करके भेजा है कि मैं डिजर्व करता हूं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वही मेरी योग्यता है। लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बड़ा प्रयास करता है, लास्ट जाकर के उसे एक टीचर की जॉब मिल जाती है। अब वो मिल जाती है, करना भी शुरू कर देता है, लेकिन बार बार जो है उसके अंदर दिमाग में वो दमित इच्छा बार बार उसके अंदर बाहर आती रहती है, चेतन मन में आने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से चेतन और अचेतन मन के मध्य जो संघर्ष की स्थिति बन जाती है उसे ही हम दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। और ये कभी स्थायी नहीं होती है। दुश्चिंता की मात्रा जो है वो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है दुश्चिंता, एंग्जाइटी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चिंता से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जो हमारा लेना देना है वो दमित इच्छा से है, जो अचेतन मन में है, लेकिन अब वो बाहर आना शुरू हो गई, उसने बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसे हम दुश्चिंता या फिर एंग्जाइटी के नाम से जानते हैं। एक और कारक हम पढ़ते हैं समायोजन को प्रभावित करने वाला, ये है दबाव, जिसे स्ट्रेस कहते हैं कि अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपके मन में भी स्ट्रेस आएगा। अभी मान लीजिएगा परीक्षा के 3 महीने पड़े हैं, फिर 2 रहते हैं, फिर 1 महीना रहा, थोड़ा स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतियोगिता है वो नज़दीक आती जा रही है। काम करने का दबाव, इसे दबाव के रूप में देखते हैं। अभी मान लीजिएगा 5 से 7 दिन रह गए ना परीक्षा के अंदर, तो फिर आपके अंदर जो है वो काम करने की ललक और वो चीज़ें सारी बढ़ जाती है। उस समय जैसा आप फील करते हैं वही आपका स्ट्रेस है, वही आपका तनाव है, वही जो चीज़ आप महसूस करते हैं उसे ही दबाव के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसे लगता है 5-7 दिन रह गए, जितना पढ़ा पता नहीं फेल होंगे पास होंगे, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो ये एक आत्मसम्मान की सी बात आ जाती है। उसको मैंने कहा था, सबको मैंने कहा था इस बार मैं करके दिखाऊंगा, अन्यथा मुझे ये करना है। तो जैसे जैसे उसके ऊपर उस काम को करने का क्या होगा, दबाव बढ़ता चला जाता है। इसको आप क्रिकेट के एग्जाम्पल में बड़े अच्छे से देख सकते हो। मान लीजिएगा 50 ओवर के अंदर 300 अभी तो 360 रन कमा लेते हैं, 360 रन बनाने थे, और वो लगातार इस तरह से मानिएगा जैसे 6 की एवरेज उनको चाहिए थी या 7 की चाहिए थी, वो चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे बॉल मान लीजिएगा 6 बॉल रह गई और उसको 20 रन बनाने हैं, फिर 5 बॉल रह गई, फिर उसको 20 रन बनाने हैं, 4 बॉल रह गई, फिर भी उसको 20 रन बनाने हैं, 3 बॉल रह गई, उसको 18 रन बनाने हैं। तो जैसे जैसे बॉल कम होती चली जाएगी, खिलाड़ी जो खेल रहा है उसके ऊपर जो है दबाव बहुत बढ़ता चला जाता है। इस समय जो अपने आत्मसम्मान, असफलता, सफलता की रक्षा के लिए वो जो कुछ भी करता है ना, जो कुछ भी वो सोचता है, उस समय जो महसूस करता है वही सारा का सारा क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही था कि जैसे मान लीजिएगा ये जब आपको प्रश्न पत्र हाथ में मिला और आपको 3 घंटे में जो पेपर सोल्व करना था, लेकिन आपको आधे घंटे पहले पता चलता है कि अरे आपने तो क्या किया है, आपका 50% पेपर पढ़ा है या 30% पेपर पढ़ा है और अभी तो टाइम तो होने वाला है, आपने तो किया नहीं। अब फिर आपके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आप हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर जो भी आपकी स्थिति होती है वही आपका स्ट्रेस है, वही आपका दबाव है। और उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि आपने भी कभी न कभी इस चीज को महसूस किया होगा। जब व्यक्ति सफलता और असफलता को लेकर के संघर्ष रहता है तो वह दबाव की स्थिति में आ जाता है। व्यक्ति पर दबाव किस कारण से होता है, प्रतियोगिता के कारण, कंपटीशन के कारण ही जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आता है दोस्तों। एक परीक्षार्थी सफलता असफलता आत्मसम्मान को लेकर के दबाव महसूस करता है दोस्तों। तो ये था हमारा दबाव और स्ट्रेस, जिसकी हमने चर्चा की। दुश्चिंता हमने पढ़ लिया है, या तो आप इनको समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, जैसा भी परीक्षा में। लेकिन एक क्वेश्चन इनमें से 5 में से आने की संभावना आपकी पूरी रहती है। और बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा आया है समझ में या नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। अभी आगे हम देख लेते हैं कि कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है कि वो कुसमायोजित हो जाए। शारीरिक कारण हो सकते हैं, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, अंगों में कोई विकृति है, देखने में ठीक नहीं है, तो वो जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है उसका। मान लीजिएगा आवाज़ खराब है तो वो कुसमायोजित हो जाएगा। हाइट की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो किसी शारीरिक कारण से भी हो सकता है। मानसिक विकार के कारण हो सकता है,
सामाजिक और पारिवारिक कारण होते हैं कई बार, जिनके कारण जो है चीज़ें हमें दिक्कत देती है। कुछ वो कार्य करना चाहता है ऐसे, लेकिन समाज उसकी इजाज़त नहीं देता है, या वो कुछ करना चाहता है उसको परिवार इजाज़त नहीं देता है, तो पारिवारिक कारणों के कारण भी वो जो है वो कुसमायोजित हो जाता है। सांस्कृतिक कारक भी आ सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी संस्कृति अलाउड नहीं करती, हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे रीति रिवाज परंपराओं में नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिएगा कोई जाति और धर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई लड़का है किसी लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन उसका जाति धर्म अलग हो गया, तो वो भी उसके लिए एक कुसमायोजन का कारण बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, हाँ, किसी की आर्थिक स्थिति कम है, कमज़ोर है, तो वो बाकी के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। रोजगार को लेकर के, तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, रीति रिवाज, परंपरा, समाज और परिवार, और स्वयं की खुद महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। समाज उससे क्या चाहता है, परिवार उससे क्या चाहता है, वो खुद अपने आप से क्या चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है अभी तक इन चीज़ों को, तो भी वो क्या करता है, वो एक प्रकार से तनाव या दबाव महसूस करता है, जो उसके एक कुसमायोजित होने का कारण बनता है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ लेते हैं समायोजन की पद्धतियां। जब कुसमायोजित हो गए, हम किसी कारण से हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है और हम हमारे समाज और वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, क्या उपाय करें कि हम समायोजित हो जाएं। तो उसमें से कुछ समायोजन की पद्धतियां हैं, उनके विषय में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी व्यक्ति जब असफलता और कमजोरियों के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति से बचने के लिए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थात समायोजन के लिए जिन उपायों का प्रयोग करता है, उन्हें ही मनोविज्ञान में समायोजन की युक्तियां या पद्धतियां कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समायोजन की युक्तियां या पद्धतियां अपने किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति असफलता या कमजोरी के कारण कोई सी चीज में सफल नहीं हो पाया, अब उसमें तनाव उत्पन्न होने जा रहा है, तो उस तनाव से बचने के लिए या फिर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी समायोजन के लिए वो जो भी उपाय करता है, वो सभी उपाय मनोविज्ञान के अंदर समायोजन की युक्तियां या उपायों के अंतर्गत आता है। दो प्रकार के उपाय होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम बात करेंगे समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में। जो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होगा, जिसमें हमारा खुद का जो है कार्य होता है, समायोजन की वह विधि जिसमें व्यक्ति चेतन स्वरूप में अपने तनाव और निराशा को कम करने का प्रयास करता है। वो खुद अपने प्रयासों से कुछ करता है, चेतन स्वरूप, ये चेतना का काम है। इन प्रयासों में वह अपनी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक चिंतन का सहारा लेता है और अपनी तर्क शक्ति के द्वारा समस्या का हल निकालने का जो है वो प्रयास करता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट है ये। सबसे पहले देखिएगा, कोई चीज इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो कोई बाधा है, तो वो उस बाधा को जो है वो दूर करने का प्रयास करता है। उस बाधा को ही समाप्त कर देंगे तो फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, उसकी समस्या दूर हो जाएगी, समायोजित हो जाएगा। इसमें व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले बाधा को दूर करने का प्रयास करता है दोस्तों। और क्या कर सकता है, और दोस्तों वो कर सकता है मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण का मतलब क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति है वो अपना जो कार्य करने का तरीका है उसको बदल देता है। उसको क्या करेगा, वो बदल देता है। यहाँ देखिएगा, पहला काम तो उसको क्या करना है, बाधा को दूर करना है ताकि काम हो ही जाए। दूसरा हमने देखा मार्गांतीकरण, यानी काम करने का अन्य तरीका ढूंढ लेना। जैसे हम कहें कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर ले, जिसमें वो एक तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए खुद तैयारी करके किसी से एग्जाम जो कंपटीशन पास नहीं हो रहा है तो वो कोचिंग ले लेता है, तो वो क्या है, मार्गांतीकरण। रास्ता उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो इसे मार्गांतीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वो लक्ष्य को नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य वही है लेकिन रास्ते को वो क्या कर देता है, बदल। इस रास्ते की बजाय वो दूसरे रास्ते पर चल करके यहाँ पहुंचता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी एक लक्ष्य वो प्राप्त कर ही नहीं पा रहा है, वो मान लीजिएगा आरएस बनना चाहता है और वो बन ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने लक्ष्य को चेंज कर देगा और दूसरी नौकरी में चला जाता है। तो प्रतिस्थापित कर देता है, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा। सामान्यतः वो कोशिश करेगा कि उस लक्ष्य से मिलता जुलता दूसरा। यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहेगा, कोई मान लीजिएगा स्कूल लेक्चरर की यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं,
फर्स्ट ग्रेड में उसका हो नहीं रहा है तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करके संतुष्ट हो जाएगा या थर्ड ग्रेड में लग करके संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मन को क्या समझाएगा, बार बार यही समझाएगा कि चलो है तो टीचर ही ना, पढ़ाना तो स्कूल में वही क्लास है, वही चौक है, बस वही बच्चे छोटे बड़े हैं। तो इस तरह से वो क्या करेगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर देता है, लक्ष्य को ही बदल देता है, सिमिलर। तो मार्गांतिकरण में रास्ता बदल रहा है, लक्ष्य वही है, दोनों चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। प्रतिस्थापन के अंदर वो क्या करता है, लक्ष्य को ही बदल देता है। एक और आता है इसमें प्रत्यक्ष विधि में, विश्लेषण और निर्णय। जब भी उसके सामने कोई तनाव होता है, समस्या आती है, पूरा नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा और आलोचनात्मक चिंतन करता है, परामर्श लेता है और फिर जो है निष्कर्ष निकाल करके वो कोई डिसीजन लेता है। दोस्तों ये तो सिंपल सा है, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, नहीं कर पाता तो फिर वो कुसमयोजित ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष उपाय या अप्रत्यक्ष विधियों में। यहाँ जो व्यक्ति है जो तनाव में है, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कुसमयोजित है, अब वो अपने तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय अपनाता है, जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष कार्य न करके अपने अचेतन मन से कुछ ऐसी मनोरचना का निर्माण कर लेता है। ये सारी की सारी किस में आती है, मनोरचना में आती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वो कोई ना कोई मनोरचना बना लेता है जिससे अपने मन को वो समझा लेता है। देखिएगा ये समस्या मन की समस्या है, इच्छा पूरी नहीं हुई किसकी, मन की, और मन ही क्या कर लेता है, खुद को समझा लेता है, वो एक नई मनोरचना बना लेता है और अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, तनाव नहीं लेना चाहता है वो। तो ये जो विधियां होंगी, ये जो उपाय होंगे वो अप्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं, जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं तादात्म्यकरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उपाय के अंतर्गत व्यक्ति कुसमायोजन या असमायोजन की स्थिति में किसी आदर्श गुरु आदि का आत्मीकरण कर लेता है और उनके बताए नियमों और आदर्शों का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। इस युक्ति में कुसमायोजित व्यक्ति खुद को समायोजित करने के लिए समायोजित व्यक्ति के साथ जो है वो तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसको आप दो रूप में देख सकते हैं। नंबर एक तो वो क्या करेगा, किसी अपने एक आइडियल पुरुष को, वो कोई धार्मिक गुरु हो सकता है या कोई उसका गुरु हो सकता है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक सफल व्यक्ति है तो उसके रास्ते पर उसी को मान करके उसका अनुसरण कर लेता है, वही आइडेंटिफिकेशन अपना लेता है, जिसे अपने तादात्म्यकरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वो अपने तनाव को कम कर लेता है। दूसरे के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि एक भाई तैयारी कर रहा था, कई बार उसने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आप उससे पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ तेरा रिजल्ट, तो पास हुआ कि नहीं हुआ। अब वो उससे आंसर आता है कि मैं तो नहीं हुआ पर चलो मेरा भाई हो गया, एक ही बात है। हालांकि वो भी जानता है कि बात एक नहीं है, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में उसने क्या कर लिया, तादात्म्यकरण कर लिया, वो संतुष्ट हो गया कि चलो मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा ही हो गया ना, तो एक ही बात है ना, आप करोगे तो मेरा तो अपने आप ही काम हो जाएगा। इस तरह से मन को समझा लेता है। जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा है, वो नहीं कर पाता है, तो लेकिन ये सोच कि मेरे पापा तो आरएएस ही है ना, चलो वो सारी सुविधाएं तो मुझे मिल ही रही हैं, या उसके भाई का हो गया तो वो कहते हैं जी किसी फ्रेंड का हो गया। यहाँ तक कि लोग अपने मन को समझाने के लिए अपने फ्रेंड्स तक से तादात्म्य कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो मेरा नहीं हुआ ना, ये मेरे साथ ही तो पढ़ता था, मेरे भाई जैसा ही, इसका सिलेक्शन हो गया, एक ही बात है ना, जब होगा तो मैं ही इसकी भूमिका निभा लूंगा। हालांकि ये चीजें कुछ दिन चलती भी हैं, लेकिन बाद में सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करता है, तादात्म्य करके अपनी चीजों को जो है वो सही कर लेता है, अपने मन को समझा लेता है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के मन को समझाने की बात है, उसको बेवकूफ बनाने की बात है। दोस्तों मन को बेवकूफ बनाया हमने भी, चलो ठीक है, सब ऑल इज वेल वाली बात है यहाँ पर। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम इतने ही देखेंगे, बाकी और भी बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां हैं, सामान्य जीवन में हमारे काम भी आती है, उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफी कुछ सीखा होगा। कैसी लगी है प्लीज 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 कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।